हाँ जी, तो देखो anomalous behavior of fluorine. Anomalous के बीच में, तो आज वो पिछले वाली क्लास में भी काफी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग रजिस्टर के बाद यदि आवाज सही आ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल वाली भेज दे ग्रुप में। ठीक है, हाँ जी, चलो फिर रिकॉर्ड में कर लेता हूँ ना। रिकॉर्ड में कर लेता हूँ ना, एक तो आप कर लो, मैं भी कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ जी, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी को है ना, मतलब आज क्लास खत्म करेंगे, 1 आवर कर लेंगे। जो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, मैं मेरे वाली रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ठीक है, हाँ जी, तो अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की हम बात करते हैं। तो फ्लोरीन है, हर ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो उसके कई रीजंस है। फ्लोरीन अनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो वही सेम सेम रीजन है जो बाकी ग्रुप में थे। ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। एक तो जो फ्लोरीन की है वो साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी, हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या होती है, क्लोरीन से भी कम होती है, और ब्रोमीन से भी क्या होती है, कम होती है ना। एफ डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, लेस है ना, लेस बॉन्ड एनर्जी, लेस बॉन्ड एनर्जी। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है फ्लोरीन के पास। ठीक है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को इतनी बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, मोनोवेलेंट रहता है ना। एक रीजन ये हो गया, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसके कारण फ्लोरीन है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है। एक आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन की रिएक्शन देखते हो या इनऑर्गेनिक में रिएक्शन देखते हैं, तो फ्लोरीन की जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है ना, जो क्या होती है, एक्सोथर्मिक की नेचर होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक की नेचर, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फ्लोरीन जब भी किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करता है। और यदि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, जिससे एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो ये है अनोमलस बिहेवियर ऑफ, है ना। फ्लोरीन है वो बाकी एलिमेंट से अजीब टाइप का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, जैसे आपका एल्कली मेटल में लिथियम शो कर रहा था, फिर हम देखा था एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम शो कर रहा था, फिर हम पी ब्लॉक की बात की थी तो 13th ग्रुप में कौन शो कर रहा था आपका, बोरॉन। फिर 14 ग्रुप में कौन शो कर रहा था आपका, कार्बन। फिर 15 ग्रुप में कौन शो कर रहा था आपका, नाइट्रोजन। अब 16 ग्रुप में कौन शो कर रहा था, ऑक्सीजन। अब 17 ग्रुप में कौन शो कर रहा है आपका, फ्लोरीन। तो हर ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है, और उसके जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। और फ्लोरीन की केस की हम बात करें तो लेस बॉन्ड एनर्जी होती है, एफ
का एफ जो बॉन्ड होता है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होता है, वीक होता है। और फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है, उनकी एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं सकता, है ना। हमने देखा था कि फ्लोरीन की कोवेलेंसी एक ही है, बाकी जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है हाई एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। और आपके जो ऑर्बिटल है वो अवेलेबल होते हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए। और फ्लोरीन की जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अभी पढ़ेंगे तो वहां पे फ्लोरीन की जो भी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो ये है एनोमलस बिहेवियर के रीजन, ठीक है। हाँ जी, अब आवाज सही है? चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हर ग्रुप में डिस्कस करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाँ जी, जैसे हमने 15-16 ग्रुप में भी देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे जो 17th ग्रुप के एलिमेंट है ये भी क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे, है ना। यहाँ पे जो हाइड्राइड होंगे वो मोनोवेलेंट होंगे, लाइक HF हो गया, लाइक HCl हो गया, ब्रोमीन का हो गया HBr, और आयोडीन का हो गया HI, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स है ना, 17th ग्रुप के। यदि मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो HF होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, लिक्विड फेज में होता है। और बाकी के जो हाइड्राइड्स है ये रूम टेम्परेचर पे जो इनकी फेज होती है ये गैस फेज में होते हैं, ठीक है। अब HF लिक्विड है, उसका रीजन है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि HF में आपका जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। और इसके बाद इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने पहले भी डिस्कस किया है, मतलब जब भी केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। हाँ जी, तो HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एचएफ क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, वंडरवाल फोर्स लगते हैं, ठीक है। हाँ स्मिथ, आवाज नॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है, फिलहाल अभी दो। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है देखते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखो जो HF है इसमें सॉलिड फेज में भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और लिक्विड फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसकी सॉलिड फेज की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जिग जैग टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। कैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिग जैग टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। देखो किस तरह से बनाती है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ H बॉन्डिंग इन सॉलिड फेज, H बॉन्डिंग इन सॉलिड फेज, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी, देखो FH, फिर आपका हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बढ़ाएगा फ्लोरीन के साथ, फिर H, फिर फ्लोरीन के साथ अगेन बढ़ाएगा, फिर आगे H,
फिर F, फिर H, ठीक है, इस तरह से रहेंगे। तो ये जिग जैग में आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि ये फ्लोरीन एटम एक लाइन में आएंगे, ये नीचे वाले फ्लोरीन एटम है वो एक लाइन में आएंगे बिल्कुल, ठीक है, और जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो बीच में एक लाइन में आएंगे, ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो जैसे HF है ना, HF में इस तरह से मान लो मैंने HF बनाया है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन से कनेक्टेड है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरे वाला फ्लोरीन है ना, अगले वाला नेक्स्ट फ्लोरीन है, उसके ऊपर क्या लोन पेयर है, क्या है इसके ऊपर, लोन पेयर। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस लोन पेयर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, बिकॉज H के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, डिफिशियंसी हुई है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो ये जो H बॉन्डिंग होती है HF में सॉलिड फेज में, ये जिग जैग होती है, क्या होती है, जिग जैग होती है। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ध्यान रखें F एटम एक लाइन में आएंगे, H एटम एक लाइन में आएंगे, ठीक है। हाँ, जबकि लिक्विड फेज में H बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्ट लीनियर होती है, ठीक है। ये मैं लिक्विड फेज की H बॉन्डिंग की बात करूं, सॉलिड फेज की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जिग जैग पैटर्न बनाती है, यहाँ पे जिग जैग पैटर्न। बट H बॉन्डिंग इन यदि लिक्विड फेज की बात करें, लिक्विड में तो लीनियर पैटर्न बनाती है, क्या बनाती है, लीनियर, एक लाइन में। तो लीनियर कैसे बनेगी, देखो बहुत ही आसान है, HF ले लो बस, अगेन HF ले लिया, एक दो मॉलिक्यूल ले लिया, अब आगे है ना ये चेन चलती रहेगी, ठीक है, आगे भी ये चेन क्या रहेगी, चलती रहेगी इस तरह से, ठीक है। मैं तीन मॉलिक्यूल लेके बना रहा हूँ आपको। तो देखो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन खींचेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस फ्लोरीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है ना, और लोन पेयर के साथ क्या होगी, इधर इंटरेक्शन होगी बिल्कुल। वैसे ही ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है, तो जैसे जैसे क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, है ना। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको जब भी समझना है तो आपका हाइड्रोजन क्या करेगा, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, ठीक है, तो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए वो आपका जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो ये आप नोट्स में अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, वहां से आप देख लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है इसकी, किस तरह से बनता है, सॉलिड में किस तरह से बनता है और लिक्विड में किस तरह से बनता है। फिर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो हाइड्राइड्स है, एक तो हो गया HF हो गया आपके पास, एक हो गया हमारे पास HCl, HBr और HI। तो थर्मल स्टेबिलिटी देखने का वही तरीका है जैसे हम बाकी ग्रुप में करते आए हैं, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s, फ्लोरीन का 2p, ये ओवरलैपिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s, क्लोरीन का 3p, इस तरह से ओवरलैपिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s, ब्रोमीन का 4p, ये ओवरलैपिंग है। और यहाँ हाइड्रोजन का 1s, आयोडीन का 5p, ठीक है। तो आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बिल्कुल, है ना, 3 4 5, है ना। तो यदि ऑर्बिटल की साइज होगी तो ओवरलैपिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, ओवरलैपिंग बच्चों क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यदि ओवरलैपिंग डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना, बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, तो बॉन्ड हो जाएगा वीक। तो आप जैसे ही इसको हीट करोगे है ना मॉलिक्यूल को, तो जल्दी टूट जाएगा। जिस मॉलिक्यूल का जितना बॉन्ड वीक है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड एनर्जी है या ओवरलैपिंग है वो जितनी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। बट
यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे ओवरलैपिंग क्या हो रही है, डिक्रीज, जिससे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, है ना। हर हाइड्राइड, जितने भी हमने हाइड्राइड्स पढ़े हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। हाँ, पी ब्लॉक के जितने भी हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे, है ना, उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम की हम बात करें, टॉप टू बॉटम की हम बात करें, तो उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलो बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर के बारे में, ठीक है। रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। अगेन यदि हाइड्राइड्स के रिड्यूसिंग करेक्टर की हम बात करें, जैसे एच एफ, एच बी आर, सॉरी एच सी एल ले लेते हैं, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, ठीक है। तो वही तरीका, मतलब दूसरों का ये रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, देंगे, है ना। जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, जिसका बॉन्ड क्या है, वीक है ना। एच एफ तो जल्दी हाइड्रोजन देगा नहीं, बिकॉज उसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर भी होते हैं वो भी बॉन्ड एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर रहेगा उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर होंगे वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसका रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टॉप टू आप बॉटम जाओगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पे डिक्रीज रहेगी, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज रहेगी तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्राइड्स का टॉप टू बॉटम जाने पे ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी, जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगेन हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, है ना, दूसरी प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट की बात करूं यहाँ पे इन हाइड्राइड्स की, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट निकालने का क्या तरीका होता था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये तरीका होता था ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ऑल्दो डाइपोल मोमेंट एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। तो हम बात करूं, मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है। हाँ जी, तो एक तो आपके पास एच एफ है, हम दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, एक हमारे पास एच आई है, ठीक है। तो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे आएगा, तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आएगा। अब आयोडीन है वो भी हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो शुरू, बट ज्यादा नहीं खींचेगा, ठीक है, ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा। इस पे थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही हाइड्रोजन पे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब एक तो फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, चलो इसको मैं डेल वन नाम दे देता हूँ, इसको मैं डेल टू नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोडीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जितना आटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोवलेंट बॉन्ड में, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, और उस पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एच एफ के ऊपर चार्जेस डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे देखो, जब भी डायपोल मोमेंट की क्वेश्चन करते हैं तो मोस्टली हम चार्ज को ही मेजर कंसिडर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को नहीं करते, है ना। जब भी आप क्वेश्चन करो तो किसको कंसिडर करो, ज्यादातर चार्ज को करो। डिस्टेंस को कहाँ पे कंसिडर करते हैं, वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आपको लिखा दिए होंगे आई थिंक डायपोल मोमेंट में, ठीक है। एक दो ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे हम डिस्टेंस को भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो एच एफ, एच बी आर, एच सी एल जो भी है, इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो एच एफ का होगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आप आंसर कर देना। तो डायपोल मोमेंट है वो टॉप टू बॉटम जाने पे होगा डिक्रीज। एच एफ का डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर होगा एच सी एल का, फिर एच बी आर का, और फिर होगा एच आई का।
ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन को डिनोट करें, जैसे एच एफ है, क्वांटिटी हो, एच एफ है, सी एल है, मैं एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। हाँ जी, हाँ, डाइपोल मोमेंट की हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। तो एच एफ में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा, है ना। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, फ्लोरीन की डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, हाँ, जितना फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। जितना फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बच्चों, उतना ही इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। चलो अगेन HCl की बात करें, HCl में आपका क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से जो ज्यादा है, बट फ्लोरीन से क्या है, कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन की विड्रॉ तो करेगा, बट फ्लोरीन से कम विड्रॉ करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है। हाँ मुझे बताओ, एक तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। ज्यादा कौन सा खींचेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन, कौन सा खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में अपनी तरफ ज्यादा विड्रॉ करता है, ठीक है। तो मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा, ठीक है, बट कम करेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आया मान लो, उसको मैं मान लेता हूँ del2, ठीक है, माइनस में del2, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, उतना ही प्लस में del2 चार्ज आ जाएगा। HBr की हम बात करें, तो HBr तो और ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है क्लोरीन से, ठीक है, बट हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ब्रोमीन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट इतने ज्यादा नहीं खींचेगा, ठीक है, कम खींचेगा, ठीक है। वैसे ही आप HI में भी कर सकते हो, यदि आप HI को ले लो, तो आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा, बट चार्ज तो बहुत कम डेवलप होता है, ठीक है, बहुत कम चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा चार्ज कौन सा है, del1 या del4, बताइए। चार्ज का मैग्नीट्यूड हम देखे, कौन सा ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, del1 होगा ज्यादा या del4 होगा। आवाज तो आ रही है। हाँ नैन्सी, कौन सा होगा। हाँ del1 होगा, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा चार्ज है वो कौन सा होगा, del1 होगा, बिल्कुल ठीक है, del1 सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल शाबाश। और del4 सबसे कम होगा, है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, म्यू है, वो कैसे निकालते हैं, Q/D, ठीक है, Q/D बच्चों, ठीक है। तो मोस्टली हम चार्ज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, डिस्टेंस को नहीं देखते, ठीक है। हाँ जी, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो ऐसे ही की ज्यादा, क्योंकि वो बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। तो मेन आपको चार्ज को प्रायोरिटी देनी है, डिस्टेंस को कब प्रायोरिटी देनी है, वो आपको कुछ एग्जांपल्स है, वो करवा देंगे, ठीक है। तो चार्ज है वो सबसे ज्यादा होगा आपका HF के केस में, और चार्ज है वो सबसे कम होगा HI के केस में, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट है तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हम चार्ज के बेसिस पे देखते हैं ना मोस्टली। चलो जिनके पास आवाज नहीं आ रही है वो रिकॉर्डिंग से देख लेना प्लीज, ठीक है, सम टाइम प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आज है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है ना, हमने बाकी बहुत सारे हाइड्रेट्स देखे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के, बिकॉज मोलर मास ज्यादा होंगे तो वंडरवाल फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है ना, सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है, और वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आपके पास HF है, यस, HCl है,
HBr है और HI है। हाँ जी। तो मोलर मास की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मोलर मास की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? HI का। बट क्या HF में H बॉन्डिंग है? जब भी आप क्वेश्चन करो तो HF में फर्स्ट वाले में H बॉन्डिंग जरूर देखा रहो, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पावर होता है वो वंडरवाल फोर्स से मोर होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पावर होता है वो वंडरवाल फोर्स से क्या होता है? मोर होता है। तो आप देखिए कि कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। यस, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, और बाकी गैस फेज में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आता है? HF का आता है ना। सबसे ज्यादा एक नंबर में नाम दूं मैक्सिमम, तो रहेगा बच्चों HF का एक नंबर। फिर 2 नंबर पे कौन आएगा? HI आएगा। फिर 3 पे कौन आएगा? HBr। और फिर कौन आएगा? HCl। ठीक है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। ओके, क्लियर है चीज? चलो, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में। ठीक है, एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको मैं आपको करवाता हूँ। चलो, जेई वाला काम के आप काम का तो है नहीं, बट फिर भी समझ लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। जैसे मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूं, OF2 दूं, ठीक है, Cl2O दूं, या Br2O दूं, या I2O दूं। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स है हेलोजेंस के, ऑक्साइड है बिल्कुल, आप देख सकते हो, है ना। तो इनमें है ना बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको पूछा है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है? पूछा है। हाँ जी, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, बॉन्ड एंगल निकालने के मैंने आपको तरीके बताए थे। बॉन्ड एंगल निकालने के से पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री निकालो, लोन पेयर निकालो। ठीक है, तो आपको अलग अलग केस पढ़ाए होंगे शायद, है ना। इससे पहले मैंने बताया है, चलो केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करवाया, फिर भी हमें पता है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, लोन पेयर सेम आ जाए, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम आ जाए, और सेंट्रल एटम क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं OF2 की, तो इस तरह से बनेगी। देखो, आप समझो, इधर ध्यान से देखो, OF, ठीक है, इस तरह से आपका OF2 है। चलो, एक हम I2 को देख लेते हैं, फिर बाकी का तो हो ही जाएगा। दो को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यस, OF2 में भी 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और I2 में भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे जो भी टेट्राहेड्रल बनेगी, जो भी दोनों में सेम सेम है। लोन पेयर की मैं बात करूँ, ठीक है, तो लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर कितने हैं? 2। है ना, ये डिफरेंट है। ये क्या है? डिफरेंट है। तो बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं? देखो, है ना, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, किस तरह से देखना है बॉन्ड एंगल, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, है ना, पता कैसे चलता है। तो अब ध्यान से देखो, सी हियर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है हमारे पास। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन और आयोडीन है। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन है वो क्या है? एक तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बिल्कुल।
एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन दोनों, ठीक है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हो गया। एक बार ना इसको हम कोई दूसरा ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि सेट नहीं बैठेगा यहाँ पे। एक मिनट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रोमीन। एक मिनट, हम ब्रोमीन क्लोरीन डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, अब ऑक्सीजन और क्लोरीन में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। कौन? ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन खींचेगा, तो मान लेते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो शिफ्ट हो गई, बिल्कुल। हाँ जी। अब ऑक्सीजन और आयोडीन में हम कंपैरिजन करें, ठीक है, ऑक्सीजन और हम आयोडीन में यदि कंपैरिजन करें, तो जो आयोडीन है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन भी आपका ऑक्सीजन खींचेगा, है ना। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे? ज्यादा है, ठीक है। तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस है कम हो जाएगी। आयोडीन वाले केस में काफी डिस्टेंस कम है, और क्लोरीन वाले में डिस्टेंस क्या है? मोर है। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। और रिपल्सन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। चलो एक बार ये भी आपको तरीका नहीं पता, ये समझ में नहीं आया, एक और मेथड है जिससे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो क्या है? देखो, दूसरा मेथड देख लो, उसके वजह से आसानी से निकाल सकते हैं हम। देखो, क्लोरीन में इसका साइज देखो और आयोडीन का साइज देखे, तो जो बड़ा साइज है वो किसका है? आयोडीन का साइज बड़ा है ना। आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है, बिल्कुल ना। इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है? ज्यादा है आयोडीन के साइज। आयोडीन में नंबर ऑफ सेल क्या है? मोर है। और क्लोरीन का जो साइज है वो आयोडीन से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एटम बड़े बड़े है ना, मतलब साइज क्या है? बड़ा है यहाँ पे। दोबारा दिखा देता हूँ, देखो, आयोडीन का साइज क्या है? मोर है। तो बड़ा साइज है, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? एक तरह से ज्यादा होगा ना। बड़े बड़े एटम है, हम तो आपस में रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। एटम दूर दूर होने की कोशिश करेंगे तो एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, ठीक है, इससे आप साइज के हिसाब से कर लेना, ठीक है। एज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेज, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, क्लोरीन का सबसे छोटा है। देखो, ऑर्डर ये हो जाएगा, OF2, OCl2, OBr2 और OI2। जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आप क्या करो, साइज के बेसिस पे देख लो, जितना सराउंडिंग एटम बड़ा होगा, सराउंडिंग सराउंडिंग में रिपल्सन क्या होगा? मोर होगा। और रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए बॉन्ड एंगल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सराउंडिंग एटम दूर दूर नहीं जाएंगे, है ना, अपने रिपल्सन को क्या करेंगे? वो कम करेंगे, ठीक है। मतलब एक आसान सा तरीका है, जैसे मान लो आपके पास कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, इससे दो एलिमेंट एक्स और वाई जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, इस एंगल थीटा को हम डिटरमाइन करते हैं। अब यदि एक्स और वाई का साइज इतना छोटा होगा, आवाज आ रही है? चलो, यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है। सिट। तो एक्स और वाई का जो साइज है, जितना छोटा होगा, ठीक है ना। अब साइज इतना बड़ा हुआ, मान लो एक्स और वाई का जैसे साइज बढ़ेगा, यदि साइज बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें जो रिपल्सन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और रिपल्सन बढ़ेगा तो एंगल भी आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यदि सराउंडिंग एटम का जो साइज है, यदि वो बढ़ता है ना,
और सेंट्रल एटम यदि सेम है सब में तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर हमने डिस्कस कर लिया पहले से ही, मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो फ्लोरीन है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, और आयोडीन है, जो आयोडीन है वो क्या करता है, जस्ट फ्लोरीन के रिवर्स रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन में कौन से नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर होते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन होगी, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन के साथ, रिएक्टिविटी विथ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना, आयोडीन है, इनके ऑक्साइड हम देखें तो जो फ्लोरीन के ऑक्साइड है वो कौन कौन से है, एक तो OF2, एक O2F2। ठीक है, ये फ्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं। ऑलरेडी इनको ऑक्साइड नहीं बोलते, हम ऑक्सीफ्लोराइड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं आता, फ्लोरीन के ऊपर आता है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ही सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फ्लोरीन पे चार्ज होता है वो -1 होता है, तो दो फ्लोरीन के ऊपर -2 रहेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है यहाँ पे कितना रहेगा, +2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कितना रहेगा, +1। ठीक है, तो ये है चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। यदि हम क्लोरीन के ऑक्साइड देखें तो क्लोरीन के ऑक्साइड में से बहुत सारे हैं, बिकॉज क्लोरीन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो क्लोरीन का एक तो ऑक्साइड है Cl2O, एक ऑक्साइड होता है ClO2, एक ऑक्साइड है Cl2O6 और एक ऑक्साइड है Cl2O7। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कल हमने डिस्कस किया था। बताओ Cl2O, ClO2, Cl2O6 में क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, निकाल के बताओ। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, एक्स मान के निकालो या कैसे भी निकालो। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है वो -2 होता है, तो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ClO2 की, ClO2 और Cl2O6 की। Cl2O में ऑक्सीजन पे चार्ज रहेगा -2, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना रहेगा, दोनों पे +2। एक क्लोरीन पे कितना आएगा, +1 आएगा। सारे अच्छे से निकालो दोबारा। देखो, क्लोरीन का तो कितना हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, है ना, तो दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2x, है ना। ऑक्सीजन पे हो गया -2, इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक्स की वैल्यू कितनी, +1 आ गई। ठीक है, हाँ जी, तो +1 आएगा ना, तो इस पे तो आएगा कितना, +1। ठीक है, और इस पे कितना आएगा, +4। इस पे कितना आएगा, +3। ठीक है, और इस पे कितना आ जाएगा आपका, +7। ठीक है, इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। एसिडिक करेक्टर की हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, वैसे ब्रोमीन के भी ऑक्साइड देखते हैं। ठीक है, ब्रोमीन के ऑक्साइड की मैं बात करूं, यदि ब्रोमीन के ऑक्साइड की हम बात करें तो Br2O, BrO2 और BrO3, ये तीन टाइप के ऑक्साइड है हमें नेचर में मिले हैं अब तक। ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल तो और भी पॉसिबल हो सकता है, बट टाइप करते हैं ऑक्साइड की बात करें, आयोडीन के लिए बात करें ऑक्साइड की,
तो मेनली I2O5, I2O4, I2O7, ठीक है। ये मेन ऑक्साइड है किसके? आयोडीन के। तो ये है ऑक्साइड। हाँ जी। और फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड थे वो थे फ्लोराइड, उनको हम फ्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, वो आपको डिस्कस करना है। एक तो यहाँ पे I2O5 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन से एजेंट की तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज करते हैं। किसमें? कार्बन मोनो मोनोऑक्साइड है, उसके एस्टिमेशन में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके 11th क्लास में जो जीओसी चैप्टर है वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आपका जो I2O5 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्शन में यूज होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो फ्लोराइड्स थे, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किए थे OF2 एंड O2F2, ठीक है। ये फ्लोराइड्स है, ये इतने कोई स्टेबल नहीं होते, ठीक है ना। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब फ्लोरीन दे सकते हैं। जैसे आपका कोई रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन दे देता है सम टाइम, तो वैसे ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं? फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। ये कौन से एजेंट है? दीज आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये जो कंपाउंड्स है ये है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एजेंट कैसे? जो रिएक्टर होती है ना, आपने रेडियो एक्टिव रिएक्टर का नाम सुना होगा, जहाँ पे जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। रेडियो एक्टिव जो रिएक्टर्स होती है, उससे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। और भी कई चीजें बनाने के काम आती है। जैसे मान लो ये रिएक्टर है आपके पास, ठीक है, और इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, जैसे प्लूटोनियम पड़ा है ना, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, प्लूटोनियम, ठीक है। अब प्लूटोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। अब इसको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, इसको आप रिएक्टर से डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको हम रिमूव कैसे करते हैं, है ना? इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर इनमें से कोई एक एजेंट मिला देते हैं, ठीक है। OF2 या O2F2, इनमें से आप किसी को मिला दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसमें मिला दिया O2F2, ठीक है। तो यहाँ पे O2F2 जाएगा रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये प्लूटोनियम के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा, है ना। प्लूटोनियम को ये फ्लोरीन एटम है वो प्रोवाइड करेगा, और प्लूटोनियम को किस में चेंज कर देगा? PuF6 में। तो आपका जो प्लूटोनियम है ना, वो चेंज हो जाएगा किसमें? PuF6 में चेंज हो जाएगा। और एक बार PuF6 में चेंज हो गया तो इसकी जो रेडियो एक्टिविटी नेचर है वो क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है ना। तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो O2F2 का क्या यूज होता है? ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, जो रेडियो एक्टिव रिएक्टर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक प्लूटोनियम वगैरह है, ठीक है, तो उनके रिमूवल में यूज होता है ना, उनके रिमूवल में यूज होता है। जैसे मान लो आप रिएक्शन हो गया, आपकी सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो बचा आपका प्लूटोनियम वो बचा रह गया, तो बचे हुए, है ना, बचे हुए आपका जो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? O2F2 यूज करेंगे। तो O2F2 क्या कर देगा? पीयू को फ्लोरीन प्रोवाइड कर देगा, है ना, उसके साथ रिएक्शन करके PuF6 में चेंज कर देगा। और एक बार यदि PuF6 में चेंज हो गया तो उसकी जो रेडियो एक्टिव नेचर है वो क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, तब वो लेस डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रिमूवल क्या हो जाएगा? उसको सेपरेट करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, O2F2 और जो OF2 होते हैं ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, रिएक्शन NaOH, हेलोजन की रिएक्शन डिस्कस करेंगे NaOH के साथ, ठीक है। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ NaOH। हाँ जी, तो NaOH के साथ रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको अच्छे से ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे रिएक्शन होती है। अब हमारे पास जो NaOH होता है ना, वो दो टाइप का यूज करते हैं। एक तो कोल्ड और डाइल्यूट, है ना, बिल्कुल जिसका टेम्परेचर कम हो और उसमें वाटर बहुत ज्यादा हो। एक हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो दो टाइप का NaOH है, वो हम यूज करेंगे, और दोनों टाइप NaOH के साथ हम रिएक्शन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने हेलोजन लिया है, X2 हेलोजन प्लस NaOH। हाँ जी, अब NaOH एक्वस है ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। NaOH कैसा है, कोल्ड है एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। ठीक है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH X2 की रिएक्शन होगी, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, NaX प्लस NaXO। ठीक है, प्लस वाटर, प्लस वाटर। तो NX है, ये तो क्या है, एक तरह से हेलाइड है ना। एक्स यदि Cl हुआ या Br हुआ, है ना, ऐसे हुआ सोडियम क्लोराइड, है ना, ये तो क्या बन गया, हेलाइड, है ना, सोडियम हेलाइड बन गया, सोडियम क्लोराइड है ये। ये आपका कंपाउंड NaX है, ठीक है, हाइलाइट स्टेट होती है, इसका होता है हाइपोहेलाइट। नाम की बात है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसका आंसर बताओ, यस और नो। आपको इतना आंसर बताना है, इज इट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट। ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करो और बताइए। हाँ देखो, बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट है। कैसे, यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, हाँ जी, तो यहाँ पे जो हेलोजन है इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो है, बिल्कुल जीरो में है। NaX में X पे जो चार्ज है वो -1 है, यस। और NaXO में सोडियम पे चार्ज हो गया +1, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -2। ठीक है, तो X के ऊपर जो चार्ज आएगा बैलेंस करने के लिए कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, X के ऊपर जो चार्ज आएगा आप निकाल लो, सोडियम का 1 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया, X का मान लो। ठीक है, ओवरऑल चार्ज 0 कर दो, तो आपकी जो X का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो आपका हेलोजन 0 से -1 में भी जा रहा है और 0 से +1 में भी जा रहा है। तो 0 से -1 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और 0 से +1 में गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यस, आपके जो हेलोजन है ना, वो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेंगे। कौन सी रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, अब क्या सारे हेलोजन शो करते हैं, नहीं। ठीक है, एक्स फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तीन ही हो सकते हैं। फ्लोरीन ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, अलग होगी। ठीक है, पहले तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझो, मैं एक दोबारा आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, देखो, है ना। यदि हम क्लोरीन ले ले, है ना, बिल्कुल एक्स के टाइम में ऐसा नहीं, क्लोरीन के टाइम में समझाता हूँ। क्लोरीन प्लस NaOH, हाँ जी, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, डाइल्यूट NaOH है। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो, एक तो बना था NaX, तो बन जाएगा NaCl, एक तो बन जाएगा NaCl प्लस एक NaClO। ठीक है, और प्लस वाटर। ठीक है, तो NaCl का नाम होगा सोडियम क्लोराइड। NaCl जानते हो आप क्या होता है, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। तो NaClO का जो नाम होगा वो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपो क्यों नाम यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो क्या है, कम है ना, +1 कम है, तो हाइपो लग गया ना, हाइपो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम ये सॉल्ट फॉर्म में है, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप ध्यान रखें कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। चलो, ये तो होगी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन Cl2 की। फिर हम फ्लोरीन की बात करते हैं कि फ्लोरीन की रिएक्शन कैसे होती है। देखो, यदि आप फ्लोरीन की रिएक्शन कराओ डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होती, बिकॉज फ्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला नेचर होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, एक तो NaF बनता है, NaF तो इसमें भी बनेगा, प्लस ये NaOH को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, और OF2 बना लेगा। क्या बना लेगा, OF2। क्या बन जाएगा यहाँ पे, OF2 प्लस वाटर। तो OF2 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है, फ्लोरीन की। तो चेक करते हैं क्या ये भी डिसप्रोपोर्शनेट है ना, इसको भी हम चेक करें, बताइए निकाल के। तो यहाँ पे फ्लोरीन 0 में है, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया -1 में, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन किस में है, +1 में है, ठीक है। तो 0 से -1 में जा रही है, ठीक है, और 0 से +1 में जा रही है। क्या ये भी डिसप्रोपोर्शनेट है, यस और नो। 0 से -1 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +1 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रहेगी -1, बिल्कुल -1 हो गया ना, क्योंकि फ्लोरीन पे चार्ज तो माइनस ही रहेगा ना, बिल्कुल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो रिडक्शन ही तो हो रहा है ना, 0 से जा रहा है -1 में और 0 से जा रहा है -1 में, ठीक है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगी, ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा है, फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा। आप किसी भी एलिमेंट पे चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोरीन आपका डाइल्यूट मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन है वो डाइल्यूट मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट शो करेगा। चलो, आज की क्लास इतनी मतलब बहुत है, कल हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना, क्योंकि मौसम खराब है ना, और नेटवर्क का इश्यू है, तो आप इतना अच्छे से पढ़े, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओके जसमीत, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।